आज की क्लास पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की इसी क्लास में अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के विभिन्न भागों का अध्ययन किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है थर्मो केमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने पर हुआ ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा ऊष्मा रसायन विज्ञान कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने से तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो पॉजिटिव होता है, जो कि 43 किलो कैलोरी होता है। अतः एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसका मान सदैव ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें तंत्र की एंथैल्पी सदैव बढ़ती है। सेकंड है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर तंत्र में पारिपार्श्विक ऊष्मा ग्रहण करता है, तंत्र से पारिपार्श्विक ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें परस्पर क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो -22.4 किलो कैलोरी होता है। अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का मान सदैव ही ऋणात्मक होता है। अगर हम देखें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ही मानक अवस्था में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 1 बार दाब में हो, तो तंत्र के लिए ऊर्जा और एंथैल्पी परिवर्तन को क्रमशः डेल ई माइनस और डेल्टा एच माइनस या एप्सिलॉन द्वारा लिखते हैं और इस अभिक्रिया की ऊष्मा को मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। और यदि इसी स्थिति में दाब को एक एटमॉस्फेयर के रूप में लिया जाए तो मानक अभिक्रिया ऊष्मा या मानक अभिक्रिया एंथैल्पी को क्रमशः डेल ई 0 तथा डेल एच 0 द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ देखें अगला टॉपिक, अभिक्रिया ऊष्मा। किसी भी अभिक्रिया में संतुलित समीकरण, किसी भी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में जो भी क्रियाकारक है उनकी मोलर मात्राओं के पूर्ण रूप से क्रिया करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा में जो भी क्रियाकारक है और रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, तो जितनी भी मोलर मात्राएं हैं वो पूर्ण रूप से क्रिया कर लेगी और जो ऊष्मा बाहर निकलेगी या एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाती है। यदि किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक का दहन होता है तो उस अभिक्रिया की ऊष्मा को दहन की ऊष्मा कहते हैं और यदि किसी विलयन का तन्वीकरण हो रहा हो तो उत्पन्न ऊष्मा को तन्वकरण की ऊष्मा कहते हैं। और यदि किसी अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। तो अभिक्रिया की ऊष्मा, दहन ऊष्मा भी अभिक्रिया की ऊष्मा है, तन्वकरण की ऊष्मा भी अभिक्रिया की ऊष्मा है और उदासीनीकरण भी अभिक्रिया की ऊष्मा है। अर्थात तन्वकरण हुआ, दहन हुआ या उदासीनीकरण हुआ, ये उस अभिक्रिया का प्रकार है। यहाँ हम देखें एग्जाम्पल, जैसे कार्बन
और उसका दहन करें तो CO2 बनता है और जो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो -94.03 किलो कैलोरी होता है। अर्थात यह जो ऊष्मा है वो कार्बन की दहन ऊष्मा है और इसका मान जब ऋणात्मक नेगेटिव है तो यह ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है वो है क्रियाकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था, कि क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है या सॉलिड अवस्था में है या लिक्विड अवस्था में है। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम कि अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस परस्पर मिलकर जल वाष्प बनाती है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है या अभिक्रिया की ऊष्मा होती है वो उसका मान है -57.80 किलो कैलोरी। लेकिन यदि यही दोनों गैस परस्पर क्रिया करके लिक्विड जल बनाती है तो अभिक्रिया की ऊष्मा भी परिवर्तित हो जाती है, -68.32 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। इस प्रकार देखा जैसे ही भौतिक अवस्था चेंज हुई अभिक्रिया की ऊष्मा भी चेंज होगी। इसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जब कोई भी गैसीय तंत्र संघनित होकर द्रव्य में परिवर्तित होता है तो जो ऊष्मा मुक्त होती है तथा तंत्र की एंथैल्पी में कमी होती है तो इसे वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल एच वी द्वारा, वी फॉर वेपराइजेशन द्वारा दर्शाते हैं। जैसे हम ले जल के लिए वाष्पन की एंथैल्पी का मान -10.52 किलो कैलोरी होता है। वाष्पन की एंथैल्पी ज्ञात करें तो जल वाष्प लिक्विड जल में परिवर्तित हो रहा है तो डेल एच वी बराबर डेल एच एल, एल फॉर लिक्विड, माइनस डेल एच एस, जी, जी फॉर गैस। दोनों का मान रखें तो कैलकुलेट करने पर वही मान हमें प्राप्त हो रहा है -10.52। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखें कि सल्फर के दो अपर रूप है, एकंताक्ष और विषम लंबाक्ष, और जिनकी दहन ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। सल्फर एकंताक्ष को हम, एकंताक्ष का मतलब मोनोक्लिनिक, विषम लंबाक्ष रोम्बिक। एकंताक्ष सल्फर को अगर हम वायु के साथ क्रिया करवाते हैं तो SO2 बनता है और इसके लिए दहन ऊष्मा का मान हुआ -71.03 किलो कैलोरी। इसी प्रकार विषम लंबाक्ष सल्फर को जलाते हैं तो CO2 गैस बनता है और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है या दहन की ऊष्मा का मान होता है -70.96 किलो कैलोरी। सल्फर के दोनों अपरूपों की दहन ऊष्मा का अंतर इन अपरूपों के संक्रमण की ऊष्मा के बराबर होता है और इसे संक्रमण की एंथैल्पी भी कहते हैं। ट्रांजिशन संक्रमण, T फॉर ट्रांजिशन। अतः इसे डेल एच टी द्वारा भी दर्शाते हैं। जैसे हम ज्ञात करें सल्फर के लिए संक्रमण की एंथैल्पी तो सल्फर एकंताक्ष सल्फर विषम लंबाक्ष में परिवर्तित हो रहा है और इसके लिए डेल्टा एच टी का मान होगा 71 कैलोरी। ऊपर दी गई दहन ऊष्माओं के आधार पर देखें और कैलकुलेट करें तो इसका 71 कैलोरी ही प्राप्त होता है। अगर कार्बन के अपरूप के संक्रमण की एंथैल्पी देखें तो इसके एंथैल्पी प्राप्त होती है, संक्रमण की एंथैल्पी 450 कैलोरी। जैसे कार्बन ग्रेफाइट को जलाएं तो CO2 गैस बनता है और इसकी दहन की एंथैल्पी होती है -94.05 किलो कैलोरी। और अगर कार्बन डायमंड जो अपरूप है उसको जलाएं तो भी CO2 गैस प्राप्त होती है और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है या दहन की एंथैल्पी है वो है -94.50 किलो कैलोरी। तो इन दोनों मानों के आधार पर, दोनों की दहन ऊष्मा के आधार पर हम संक्रमण की एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं और वो प्राप्त हो रही है हमें -450 कैलोरी। सेकंड टॉपिक, अभिक्रिया का ताप। जो अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाला कारक है सेकंड है वो अभिक्रिया का ताप। किसी अभिक्रिया को किस ताप पर संपन्न कराया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अर्थात क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है, और जब भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी तो अभिक्रिया की ऊष्मा भी परिवर्तित होती है। थर्ड प्रभावित करने वाला कारक है दाब व आयतन का प्रभाव। यदि किसी क्रियाकारक और उत्पाद
गैसीय हों तो अभिक्रिया दाब व आयतन से प्रभावित होती है। गैसीय अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या में अंतर होता है तो अभिक्रिया संपन्न होने पर आयतन में भी अंतर आता है। अगर इस आयतन को हम इस अभिक्रिया में रखते हैं तो दाब में अंतर आता है। अतः इस स्थिति में अभिक्रिया उष्मा का निर्धारण स्थिर दाब जिसे QP द्वारा दर्शाते हैं तथा स्थिर आयतन जिसे QV द्वारा दर्शाते हैं पर ज्ञात करते हैं। फोर्थ प्रभावित करने वाला कारक है क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता का प्रभाव। किसी भी अभिक्रिया के लिए विलयन उष्मा या तनुता की उष्मा का निर्धारण करते हैं तो यह मान अभिकारकों की सांद्रता द्वारा प्रभावित होता है। अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, संभवन की मानक एंथैल्पी। इसकी परिभाषा यह है कि अगर हम किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ के एक मोल का निर्माण उसके तत्वों द्वारा किया जाए तो इस निर्माण प्रक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होगा या ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कहलाएगी संभवन की ऊष्मा। और यदि ताप व दाब की मानक परिस्थितियां हों तो इसे मानक संभवन ऊष्मा या संभवन की मानक एंथैल्पी भी कहते हैं। मानक परिस्थितियां आपको ध्यान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर दाब या 1 बार दाब। इसे डेल्टा H माइनस F द्वारा दर्शाते हैं। F डिनोट कर रहा है यहाँ फॉर्मेशन को और माइनस डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड अवस्था को। डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन है। यदि किसी यौगिक की एंथैल्पी का मान नेगेटिव हो तो वह अपने तत्वों से उस यौगिक के एक मोल बनने से ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात यौगिक की एंथैल्पी का मान उसके तत्वों के एंथैल्पी से कम होता है। जैसे H2O गैस और ऑक्सीजन गैस परस्पर मिलकर जलवाष्प बनाती है तो डेल्टा HF का मान माइनस में आता है और ये माइनस में 245.5 किलो जूल है। अतः जिस यौगिक की एंथैल्पी या ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है वह यौगिक अपने अवयवों की तुलना में अधिक स्थायी होता है और ऐसे यौगिक उष्मा क्षैफी यौगिक एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहलाते हैं। जिस यौगिक के लिए मानक एंथैल्पी या मानक संभवन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है वह यौगिक उष्मा शोषी यौगिक एंडोथर्मिक कंपाउंड कहलाते हैं और ऐसे यौगिक अपने अवयवी तत्वों से अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दहन उष्मा। दहन उष्मा देखें तो हीट ऑफ कॉम्बेशन भी कहते हैं इसको। किसी यौगिक या तत्व के एक मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन कराने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह उस यौगिक की दहन उष्मा कहलाती है। ये मानक दहन उष्मा को डेल्टा H0 द्वारा दर्शाते हैं। वो 0 स्टैंडर्ड परिस्थितियां हैं जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर दाब होता है। जैसे यहाँ बेंजीन का दहन करें अर्थात बेंजीन की वायु के साथ क्रिया करवाएं तो ये पूर्ण दहन होकर CO2 गैस और H2O जलवाष्प बनाते हैं और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है या दहन उष्मा है वो उसका मान प्राप्त होता है -7 at 1.0 किलो कैलोरी। किसी भी पदार्थ की दहन उष्मा का निर्धारण जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उसे बम कैलोरीमीटर कहते हैं। बम कैलोरीमीटर का अध्ययन हम कल करेंगे। ये एक प्रकार का उपकरण है जिसका निर्माण कैसे होगा क्या होगा ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है और इसकी आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी बच्चों को इसके साथ साथ ही चलना है स्टडी के, जिससे आपको कुछ समझ में आ सके इन परिस्थितियों में इन क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।